तो बहरहाल ये बड़ी खबर है। आज 5:30 बजे रक्षा मंत्री अमेरिका के पीट हेग्सेथ इस पूरे वॉर को लेके जानकारी देंगे। अब बहल सर, क्योंकि हम इजराइल को लेकर थोड़ा कंक्लूड करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे डील को लेके कि किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन इजराइल के अगर देखा जाए इस पूरे युद्ध के दौरान 40 दिन के दौरान, तो एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या देखते हैं उनके जो कह सकते हैं स्ट्रैटेजी को, और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे एयर पावर को दिखाया, खासतौर पर आप तो खुद एयरफोर्स से आते हैं, तो देख के तो ऐसा लगा कि इतना छोटा सा देश लेकिन इतना सटीक निशाना हर बार। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अमित जी। मुझे 2-3 मिनट जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों चीजें जो पहले भी डिस्कस हुआ था और ये वाले पॉइंट जो आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके ऊपर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है। कि अगर आप देखें अमेरिकन फोर्सेस के कितने सारे जहाजों के लॉसेस हुए हैं, 4 F-15, आप देखें तो 8-10 एयरक्राफ्ट, 2 C-130J, 6 से 7 रिफ्यूलर्स, 1 एवैक एयरक्राफ्ट, कई 20 के करीब उनके ड्रोन्स, जो कि MQ-9 रीपर, जो हर ड्रोन $37 मिलियन का है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के इतने सारे लॉसेस हुए, लेकिन आपने क्या ईरान का एक भी जहाज का लॉस सुना है? अब माफ कीजिएगा, इजराइल का क्या एक भी जहाज का नुकसान सुना है? नहीं सुना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो उन्होंने मिलिट्री एयर स्ट्रेटजी अप्लाई की और जो उन्होंने टैक्टिक्स अप्लाई की बैटलफील्ड के अंदर, वो काफी हद तक सटीक थे और काफी हद तक सही निकले। अब दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि जिन वेपन सिस्टम्स का उन्होंने इस्तेमाल किया और जिस हिसाब से एक्यूरेटली हर टारगेट सिस्टम को अटैक किया, जिसमें काफी हद तक डैमेज हुआ ईरान के अंदर, तो वो इजरायली अटैक्स थे। दूसरी चीज है कि जहां पे भी एस्केलेशन स्पेक्ट्रम के अंदर ऊपर गए तो वो इजराइल ने किया, चाहे वो रिफाइनरीज के ऊपर हमला था, चाहे वो गैस फील्ड के ऊपर था, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे था। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे, इवन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट आता है, उस पे हमला करना, तो वो भी कहीं ना कहीं इजराइल का ही स्ट्रैटेजी था। इजराइल को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम जितना भी डैमेज कर सकें ईरान के ऊपर, और जितना भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स या ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, IRGC के ऊपर, वो उन्होंने किए। पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप पे तो उनके काफी हद तक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव हुए। लेकिन यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ थे, एक प्रशियन स्ट्रेटेजिस्ट जनरल थे। बहल साहब, मैं माफी चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त कुवैत के ऊपर मिसाइल दागे गए हैं, तो खाड़ी देशों में लगातार अभी भी हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब, बहरीन के ऊपर हमले हुए हैं, वहां पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। हमने तस्वीर दिखाई थी सऊदी के जुवैल इलाके में किस तरह से हमले हुए। अब खबर आ रही है कि कुवैत के ऊपर भी हमला हुआ है और लगातार वहां पर मिसाइलें दागे जा रही हैं, ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ सीजफायर है, सीजफायर की बात हो रही है, दूसरी तरफ अभी भी हमले रुके नहीं हैं। अभी भी खाड़ी के देशों के ऊपर ईरान की ओर से हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके तस्वीर आ रही है सामने कि किस तरह से खाड़ी के देशों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कुवैत के ऊपर हमले हो रहे हैं, सऊदी के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहरीन के ऊपर हमले हो रहे हैं, UAE के ऊपर हमले हो रहे हैं, और इजराइल की भी हमने तस्वीर दिखाई थी, इजराइल के ऊपर भी हमले जारी हैं। तो अभी तक पूरी तरह से आप कह नहीं सकते हैं कि जो कमांड है, जो चेन ऑफ कमांड है ईरान के अंदर, शायद उनके पास ये मैसेज पहुंचा नहीं है कि अब युद्ध विराम लग चुका है, या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक सुबह नहीं होती है तब तक जितने मिसाइलें दाग दो। बहल सर, दोनों चीजें हैं, जो पहले भी खबर कर रहा था, लेकिन ये पॉइंट जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट अभी लाया है कि ईरान जो इस समय मोज़ाइक डिफेंस की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, यानी कि 31 प्रांत के अंदर जो IRGC के हेडक्वार्टर्स हैं, वो इंडिविजुअली अपनी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं एक ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रेटजी के अंदर। तो कहीं ना कहीं 1-2 नोड्स खत्म भी हो जाएं तो बाकी नोड्स अपनी फायरिंग कंटिन्यू रख रहे हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा, उनके पास अब एक मौका है कि जस्ट बिफोर सीज फायर, जैसे सीज फायर तो हो गया है, जितना डैमेज कर सके वो। बहल सर, ये बहुत बड़ी खबर है। ये बताया जा रहा है कि सभी गुट सीजफायर के लिए सहमत नहीं हुए हैं। IRGC की यूनिट लगातार हमला कर रही है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि सीज फायर को लेकर कुछ जो यूनिट्स हैं IRGC की, वो सीज फायर को लेकर सहमत नहीं हुई है। ईरान में सभी गुट सीज फायर को लेकर नहीं हुए हैं। सुप्रीम काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव पर असहमति है। IRGC की यूनिट्स लगातार हमला कर रही है। तो बहल सर, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि IRGC के बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो तैयार नहीं हुए।
और तल अवीव के ऊपर एक बार फिर से जो क्लस्टर बॉम्ब से देखे गए हैं, तल अवीव के ऊपर मिसाइलें दागी गई हैं, क्लस्टर बॉम्ब दागे गए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो तल अवीव यानी इजराइल के ऊपर अभी भी हमले जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर 2 हफ्ते के वक्त के लिए सीज फायर की घोषणा हुई है, दूसरी तरफ इस वक्त सऊदी अरब से लेके तमाम वो देश जो अमेरिका के साथ थे उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और सीज फायर आज रात से लागू हो चुका है, लेकिन अभी तक IRGC की कई सारी जो यूनिट्स हैं उनके पास बताया जा रहा है मैसेज नहीं पहुंचा है। तो 2 यहां पर बातें निकल कर आई हैं। पहली है कि IRGC के सभी यूनिट्स को यह इतला नहीं हुई है बात की सीज फायर हो चुका है अमेरिका के साथ, डील हो गई है। दूसरी तरफ यह भी बात निकल कर आई है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके इस फैसले के साथ बहुत सारे IRGC के गुट या कमांडर्स सहमति नहीं रखते हैं और यही वजह कि अभी भी हमले किए जा रहे हैं।